हमने आपको जो कल पढ़ाया था भाग 2 जो समास का था, उसमें तत्पुरुष समास का आपको अधिकरण तत्पुरुष तक हो गया था। इसके बाद में तत्पुरुष में ही आपका न या तत्पुरुष भी होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो न या तत्पुरुष जो समास होता है उसमें आपका निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग जो होगा वो किसके अर्थ में होता है? निषेध के। तो मैं आपको बता दूं सीधा शॉर्ट फॉर्मूला कि जो 2 पद होते हैं आपके पूर्व पद, प्रत्येक सामासिक पद में 2 पद होते हैं, एक तो पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। अगर आपको पूर्व पद में अ या अन या न उपसर्ग दिखाई दे, निषेधवाचक शब्द दिखाई दे, अब ये हलंत वाला ना भी देख सकता है और ना पूरा भी देख सकता है। तो अगर आपको पूर्व पद में ये लगे हों तो विग्रह करते समय उत्तर पद में ये किस में बदल जाएंगे? आपको ना में बदल जाएंगे। आपको ध्यान रखना है ये जो आपको उपसर्ग लगे हैं अ अन न, तो ये निषेध का बोध कराएंगे, अर्थात मना करने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जब विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय इनका उत्तर पद में के आधार पर क्या लगाया जाता है? न लगाया जाता है। अर्थात जब विग्रह पद करेंगे तो उत्तर पद जो होगा उसके आगे हम न का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे? जैसे उदाहरण है आपका सामासिक पद, देखिए इधर हम देखें सामासिक पद और इधर देखें हम विग्रह पद। अब सामासिक पद और विग्रह पद, सामासिक में जैसे मैंने कहा अब्राह्मण, ये हमारे सामने है अब्राह्मण। क्या है? अब्राह्मण। मैंने आपको बताया कि पहला पद क्या दिखाई देगा यहाँ पर? आपको दूसरा शब्द क्या है? आपको ब्राह्मण है। अब न या तत्पुरुष ये कहता है कि जो उत्तर पद होता है उत्तर पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उत्तर पद जो हमारा है वह जैसा है वैसे के वैसे ही उतर जाएगा। अब आपको अ की जगह पर हमें किस में बदलना है? न में। तो इसका भी सेम अर्थ रहेगा न ब्राह्मण। ये विग्रह हो गया। अब्राह्मण इसका भी अर्थ है ब्राह्मण नहीं है, इसका भी क्या हो जाएगा? न ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण नहीं है। ऐसे ही देखिए अनार्य, ये उदाहरण अनार्य वाला। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ के लिए। अब अन का मतलब हो गया रहित, तो यहाँ हम कहेंगे तो न आर्य। क्या हो जाएगा? न आर्य। ऐसी अहिंसा, अहिंसा शब्द आ गया तो अहिंसा, तो इसमें क्या आ जाएगा? अ की जगह पर ना हो जाएगा और ये हो जाएगा अहिंसा। तो न हिंसा, हिंसा नहीं। ऐसे हमने लिखा अनभिज्ञ, क्या लिखा? अनभिज्ञ, तो यहाँ बन जाएगा आपका न भिज्ञ, मतलब जो जानकार नहीं है, मतलब जानता नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा न जानकार। ऐसे ही यहाँ पर हम और लिखे हैं उदाहरण, जैसे आपको दे दिया न वेद, न वेद, तो यहाँ हो जाएगा न वेद। इसमें आपको आ गया क्लियर कि वेद नहीं है, तो ये आपको न या तत्पुरुष समास था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो भाग था हमारा तत्पुरुष का, वो है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो व्यधिकरण के बाद में दूसरा जो पार्ट है आपका वो है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें आपको बताया था कि समानाधिकरण क्या होता है। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद 2 सामासिक पद होते हैं, तो इनमें विग्रह करते समय दोनों पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग होता है, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्ति लगेंगी। जो उत्तर पद में विभक्ति होती है वही विभक्ति पूर्व पद में प्रयुक्त होती है, तो वहाँ समानाधिकरण क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। इसके अंतर्गत मैंने कहा था आपको कर्मधारय समास पढ़ते हैं हम। इसके अंतर्गत कौन सा समास लेते हैं? कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कर्मधारय में क्या होता है? इसकी एक परिभाषा होती है कि जिस समास में पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। देखिए 2 पद आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। प्रत्येक समास पद में 2 पद हो गए। पूर्व पद में आपको क्या दिखाई दे? विशेषण दिखे। उत्तर पद में क्या दिखाई दे? आपको विशेष्य दिखाई दे। तो पहला पद क्या दिखे? विशेषण। दूसरा पद क्या दिखे? विशेष्य दिखे। या पहला पद उपमान
और दूसरा पद उपमेय का दिखाई दे, या पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान का दिखाई दे, तो वहाँ आपको कौन सा होता है, इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो पहला पद हमें विशेषण देखना है, दूसरा पद विशेष्य देखना है। पहला पद उपमान देखना है, दूसरा पद उपमेय, या पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान। अब पहले हमें इनको देखेंगे तब जब हमें इनके बारे में पता होगा कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, उपमान क्या है, उपमेय क्या है, तभी हम इनका क्लियर कर पाते हैं। तभी हमें ये पता लगता है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो विशेषण क्या होता है, पहले तो इसके बारे में देखें। तो जो शब्द विशेषता बताते हैं, तो वे शब्द जो क्या करते हैं, विशेषता बताएं, तो ये विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। क्या होते हैं ये, विशेषता बताने वाले शब्द। तो जो विशेषता बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। और जिसकी विशेषता बता रहे हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत आते हैं संज्ञा या सर्वनाम। क्या आता है, संज्ञा या सर्वनाम। तो जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो कौन हो गया, विशेष हो गया। और विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हो गए, विशेषण हो गए। अब जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम देखें, तो उदाहरण अभी मैंने आपको बताया था, नीलोत्पलम बता रहा हूँ। क्या है, नीलोत्पलम। ये उदाहरण हम लेते हैं, नीलोत्पलम, उत्पल कहते हैं कमल को। तो यहाँ पर उत्पल को हम थोड़ी देर के लिए अलग निकालें, उत्पलम, और इधर क्या हो गया, नील। देखा जाए तो यहाँ गुण संधि भी होती है, नील प्लस उत्पलम। तो अब नील क्या है, एक विशेषता बताने, उत्पल मीन्स कमल, कमल कैसा है, नीला। तो नीला क्या हुआ, इसकी विशेषता हुई। जैसे मैं कह देता रक्तोत्पलम, तो रक्त मीन्स लाल, लाल कमल। हरित उत्पलम, हरा कमल। तो इस तरीके से हरा पर्ण। तो कहने का मतलब ये है कि विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो आपका विशेषण के अंतर्गत आता है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो, तो वहाँ कौन सा समास होगा, कर्मधारय। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि यदि पहला पद उपमान और दूसरा पद आपको क्या दिखाई दे, उपमेय दिखाई दे। अर्थात उपमान कौन होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो जिससे हम तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, तो जिससे हम तुलना करते हैं वो कौन हो गया, उपमा, उपमान। जिससे कर रहे हैं, और जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। तो सीधी सी बात ध्यान रखनी है, जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो कौन हो गया, उपमान, और जिसकी कर रहे हैं वो कौन हो गया, उपमेय। जैसे मैंने कहा चंद्रमुखम, उदाहरण आया चंद्रमुखम। अब यहाँ पर चंद्रमुखम की बात करें तो मुख कौन हो गया, यहाँ उपमेय हो गया। तुलना किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से, तो चंद्रमा क्या हो गया, यहाँ उपमान हो गया। तो जिसकी तुलना कर रहे हैं वो कौन है, मुख। तो मुख किस में आ जाएगा, उपमेय में। और जिससे कर रहे हैं वो कौन हो गया, उपमान। तो उपमान किस में आ जाएगा, चंद्र आ जाएगा उपमान में। तो इस तरीके से हमें क्लियर होना चाहिए कि जिससे तुलना करते हैं वो उपमान और जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय। तो जिस समास में उपमान उपमेय होते हैं वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। अब हम चलते हैं एक एक करके इसके उदाहरणों की ओर। तो देखिए पहला हम लेते हैं विशेषण विशेष कर्मधारय समास। तो पहला विशेषण विशेष कर्मधारय समास पहला। अब पहले का मतलब ये हो गया, पूर्व पद में हमें क्या देखना है, विशेषण देखना है। उत्तर पद में क्या देखना है, विशेष्य देखना है। देखिए जैसे आपको इसमें एक बात तो ये ध्यान रखनी है, इसमें एक तो पूर्व पद में क्या देखना है, नियम लिख लो, पूर्व पद में विशेषण देखना है, विशेषण, और उत्तर पद में विशेष्य देखना। दूसरा पॉइंट इसमें आप ध्यान रखें कि यदि विशेष्य पद, यदि विशेष्य क्या हो, दूसरा विशेष्य पुल्लिंग है, यदि विशेष्य क्या है,
पुल्लिंग है तो दोनों पदों के बीच में च आसऊ लगाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखें, यदि विशेष स्त्रीलिंग हो तो दोनों पदों के बीच में च सा लगाते हैं। विशेष पद विशेष नपुंसकलिंग होता है तो दोनों पदों के बीच में च तद लगाते हैं। अब ये इसलिए लिखाया कि जो हमारे उदाहरण मिलते हैं वो इसी के आधार पर मिलते हैं। अब अगर पीछे का पद बहुवचन में गया, वैसे पीछे का पद हमारा एक वचन में मिलता है ज़्यादातर, लेकिन अगर बहुवचन में चला गया तो हमें पुल्लिंग में एमे भी कर सकते हैं, मतलब उसी हिसाब से आपको एमे का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे सा ते ता का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे इसमें कर सकते हैं बहुवचन के आधार पर। अब आपको जो उदाहरण मिलते हैं वो एक वचन के ही मिलते हैं। तो पूर्व पद, अब देखिए उत्तर पद अगर विशेष पद, मैंने आपको एक और बार क्लियर कर देता हूँ कि यदि विशेष पद क्या है, नपुंसकलिंग का है, तो बीच में हमें क्या लगाना है, च तद। अगर विशेष पद स्त्रीलिंग का है तो च सा लगाना है, यदि विशेष पद पुल्लिंग का है तो च असऊ लगाना है। अब बात आती है इस पद में जो विभक्ति होती है, उत्तर पद में अर्थात विशेष पद में जो विभक्ति होती है वही विभक्ति हमें पूर्व पद में अर्थात विशेषण में लगानी होती है। अब लगाएंगे कैसे, देखिए यहाँ सामासिक पद हम देखें, सामासिक पद, और इधर हम देखें विग्रह पद, तो इसी के आधार पर आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। जैसे मैंने कहा अभी नीलोत्पलम, ये उदाहरण हम ले सकते हैं। मैंने कहा वीर पुरुषः, ये भी उदाहरण हम ले सकते हैं। मैंने कहा नीलकंठम, ये भी उदाहरण हम ले सकते हैं। मैंने कहा वज्र कठोरम, ये भी हम ले सकते हैं। मैंने कहा दीर्घरज्जु, इस तरीके के हम उदाहरण ले सकते हैं। मैंने कहा महात्मा, महादेव, महादेव लिया हमने। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीलोत्पलम। अब नीला है जो उत्पल, तो इस तरीके से हम उदाहरण का सॉल्व करें तो यहाँ उत्पल मीन्स होती है कमल, तो यहाँ पर पीछे का जो पद होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और हम लिख लेंगे यहाँ पर उत्पलम। इस तरीके से हमने रखा। अब आपको मैंने क्या कहा था कि उत्पलम ये विशेष पद अगर नपुंसकलिंग का है तो यहाँ बीच में हम क्या लगा देंगे, च तद लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तद। अब जो विभक्ति इसमें है वही विभक्ति हम किस में प्रयोग करेंगे, नीलम। तो ये हो जाएगा नीलम च उत्पलम, तद उत्पलम। ऐसे वीर पुरुषः, इस तरीके से हमने प्रयोग किया तो यहाँ क्या बन जाएगा, वीरः च असौ। अब देखिए पुरुष क्या है, एक पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, असौ पुरुषः। क्या बन जाएगा, असौ पुरुषः। ऐसे ही यहाँ पर देखें तो नीलम च तद कंठम, नीला है जो कंठ। ऐसी वज्र कठोरम, इसको थोड़ा सही कर लेना, वज्र कठोरम। तो यहाँ क्या बन जाएगा, वज्रम च तद कठोरम।
ऐसे ही हम उदाहरण देखें, दीर्घ रज्जु, रज्जु मतलब होती है रस्सी, और रस्सी शब्द क्या है, एक स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ क्या बनाएंगे हम, दीर्घा च सा रज्जु। ऐसे ही यहाँ देखें महान च, अब देखिए महान जो होता है वो मूल शब्द है आपका, इसी में महात्मा, तो पहली व्यक्ति है महान। अब महान च, अब आत्मा जो शब्द होती है, ध्यान रखना, आत्मा शब्द संस्कृत में क्या होती है, पुल्लिंग होती है, और स्त्रीलिंग में हिंदी होती है। तो आत्मा, तो यहाँ हो जाएगा महान च असौ आत्मा, महान च असौ देवः। अगर हम इसी की जगह पर क्या कर देते, महान, ये हो गया, जैसे हमने कहा महान उत्तम जना, ये उदाहरण होता है उत्तम जनः, तो यहाँ जनः क्या है, एक बहुवचन में गया, तो अब यहाँ पर हम क्या करते, असौ की जगह एमे का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुवचन का है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ असौ की जगह एमे का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से भी देख सकते हैं, कभी कभी क्या होता है बहुवचन के आधार पर ये चेंज हो जाता है। तो उत्तम जनः हमारे सामने आया उदाहरण, तो जनः एक बहुवचन शब्द है, तो मैंने क्या कहा, जो विशेष पद अगर बहुवचन है तो आपको बीच में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, और ये हो जाएगा उत्तमम, उत्तमः च इमे जनः। इस तरीके से आपका विग्रह विशेषण विशेषिका होता है। अब चलते हैं हम उपमान उपमेय की ओर। तो देखिए उपमान उपमेय, और नेक्स्ट आपका आता है उपमान उपमेय उत्तर। उपमेय उत्तर अर्थात इसका मतलब हो गया कि पूर्व पद में आपको उपमान दिखाई देगा और उत्तर पद में क्या दिखाई देगा, उपमेय। तो उपमेय पीछे दिखाई देगा और उपमान कहाँ दिखाई देगा, पूर्व में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे बेस्ट बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें आपको पूर्व पद उपमान हो और उत्तर पद उपमेय हो, तो जब विग्रह करते हैं तो आपको बीच में एव लग जाता है, कुछ नहीं करना है। एव का मतलब होता है समान, यहाँ समानता बताने के लिए ही तो तुलना कर रहे हैं, तो एव का अर्थ होता है समान। तो उपमान पहले हो और उपमेय बाद में हो, तो विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में हमें क्या करना है, एव का प्रयोग करना है, बीच में लगेगा आपको। अर्थात ये ध्यान रखना कि जहाँ उपमान हो उसी के पीछे एव लगाना है, अर्थात समानता बताने वाला शब्द लगाना है। अब कैसे, जैसे मैंने कहा चंद्रमुखम, चंद्रमुखम, एक उदाहरण ये देखें, चंद्रमुखम, तो चंद्रमा के समान मुख। अब यहाँ पर चंद्रमा से हम किसकी कर रहे हैं, मुख की तुलना। तो यहाँ पर चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया पूर्व पद में, और मुख क्या हो गया, उपमेय। अर्थात उपमेय उत्तर, उत्तर में मुख उपमेय हो, तो यहाँ पर विग्रह करेंगे तो यहाँ हो जाएगा चंद्रः इव मुखम। इसमें आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ चंद्रमा जो शब्द है वो पुल्लिंग है और मुखम एक यहाँ नपुंसकलिंग, इसलिए इव जो शब्द है आपका बीच में आएगा। ऐसे मैंने कहा मृगनयनम, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मृगः इव नयनम, मृगः इव नयनम। अब आपका आता है चंद्रमुखम हो गया। अब आपको नेक्स्ट लिखना है विद्याधनम। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ समानता न बता करके विद्या को ही धन बताया जाता है, इसलिए एव की जगह पर हमें क्या करना है, एव लगाना है। तो विद्या एव धनम, ये ध्यान रखना है। तो आपको देखिए चंद्रमुखम, तो देखिए आपको ये विशेष ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट है। विद्या धनम वाले में क्या करते हैं, बहुत से लोग बस एव कर जाते हैं, जबकि विद्या ही धन है। यहाँ पर एव का मतलब ही से लगाया गया है, तो ये अलग से होता है, इसलिए विशेष ध्यान रखना है। अब आपको नेक्स्ट आता है जैसे घनश्याम। अब घनश्याम की बात करें तो घन के समान श्याम, तो घन एव श्याम। इस तरीके से ये आपका उपमान पहले दिखाई देगा और उपमेय बाद में दिखाई देगा। तो जहाँ पहला पद उपमेय
उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में अर्थात उपमान के पीछे हमें क्या लगाना है, एव लगाना है। अब हम चलते हैं तीसरा, नेक्स्ट उपमेय उपमान उत्तर। अब देखिए इसमें क्या होगा, उपमान की स्थिति पीछे चली जाती है और उपमेय की स्थिति पहले आ जाती है, तो इसलिए उपमेय उपमानोत्तर, उपमानोत्तर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या आपको पूर्व पद में उपमेय दिखाई देगा और उत्तर पद में क्या दिखाई देगा, उपमान दिखाई देगा। जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय दूसरी ये बात ध्यान रखनी है कि जो उपमान शब्द में विभक्ति होगी, जो विभक्ति लगी होगी, वही विभक्ति हमें क्या करना है, उपमेय में लगानी है और उपमान के पीछे अर्थात दोनों पदों के पीछे ही एव लगाना है। यहाँ जो हमने बीच में लगाया था एव, वह अब कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। अर्थात सीधा सा बात निकल के आती है कि जो एव जो शब्द होता है आपका, वो आपका उपमान के पीछे चलता है। जब उपमान यहाँ था तो ये इसके पीछे एव लगा था, अब उपमान कहाँ गया, उत्तर में आ गया, तो एव उसके पीछे चला जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट उपमेय। उपमेय आपको पहले दिखाई देगा और उपमान कहाँ दिखाई देगा, बाद में दिखाई देगा। अब आपको पूर्व पद में देखें, जैसे मुख कमलम उदाहरण है आपका, मुख कमलम। अब यहाँ पर बात करें तो देखिए उपमान कहाँ गया, पीछे गया, और मुख कहाँ है, उपमेय। तो जिसकी तुलना कर रहे हैं वो कौन हो गया, उपमेय, और जिससे कर रहे हैं वो कौन हो गया, उपमान। अब जब विग्रह करेंगे तो आपको पता है कमलम जो शब्द है उसी के आधार पर जो विभक्ति इसमें लगी है या जो वचन इसमें या लिंग जो इसमें दिखाई दे रहा है, वही लिंग वचन इसमें होगा आपका, क्योंकि हम इससे इसको तुलना कर रहे हैं। अर्थात यहाँ देखा जाए तो रूपक अलंकार की दृष्टि से देखें तो इसी का रूप दे रहे हैं मुख को। जब विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के पीछे क्या लग जाएगा, एव लग जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा मुखम कमलम एव, मुखम कमलम एव। ऐसे ही आपका नेक्स्ट आ जाएगा पुरुष व्याघ्र नरसिंह चरण सरोज। तो देखिए पुरुष व्याघ्र, अब यहाँ पुरुष व्याघ्र से हम किसकी कर रहे हैं, पुरुष की तुलना। तो पुरुष व्याघ्र के समान पुरुष, तो यहाँ पर हो जाएगा पुरुषः व्याघ्रः एव। तो पुरुष कैसा है, व्याघ्र के समान। ऐसी नर, तो नरः सिंहः एव, नरः सिंहः एव। ऐसी चरण सरोजम, तो यहाँ हो जाएगा चरणम सरोजम एव। तो ये था आपका कर्मधारय समास का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट द्विगु समास की ओर। द्विगु समास आपका क्या कहता है, देखिए द्विगु, सबसे पहले तो इसका जो उदाहरण जो पूछा जाता है द्विगु का, तो द्विगु जो शब्द बना है वो द्वि प्लस गु अर्थात दो गायों का समूह। इसमें समास पूछ लेता है कभी कभी कि द्विगु शब्द में कौन सा समास है, तो द्विगु में द्विगु ही समास है। द्वयो गवाम समाहरति, दो गायों का समूह, तो द्वौ गौ समाहरति, इस तरीके से इसका निकलता है। तो पहला पद आपको क्या दिखाई देगा, संख्यावाची। तो इसमें दो पद होते हैं, मैंने कहा पूर्व पद होता है और उत्तर पद भी होता है। दूसरा पद क्या होता है, उत्तर पद। तो पूर्व पद में आपको क्या दिखेगा, संख्या दिखेगा, अर्थात पहला पद कैसा होगा आपका, संख्यावाची दिखेगा। और उत्तर पद आपको कोई भी नाम या संज्ञा पद हो सकता है, कोई भी नाम या देखिए इसमें पूर्व पद क्या होगा, आपको संख्यावाची शब्द दिखाई देगा, उत्तर पद कोई भी संज्ञा शब्द हो सकता है। अब बात आती है पूर्व पद में आपको पूर्व पदार्थ संख्यावाची शब्द, या अपन कह सकते हैं यस्मिन् समासे प्रायेण पूर्व पद संख्यावाची भवति स द्विगु समास कथ्यते। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि इस समास का जो प्रयोग होता है वो आपका समाहार अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है, समाहार के अर्थ में। ये विशेष ध्यान रखना, समाहार अर्थ में इसका प्रयोग होता है, समूह के अर्थ में। समाहार कह सकते हैं, समूह के अर्थ।
जब हम विग्रह करेंगे इसमें तो जो दोनों पद होते हैं उन दोनों पदों में अधिकतर जो उदाहरण आते हैं उनमें हमारे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो विग्रह करते समय दोनों पदों में क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है इसकी। देखो दोबारा से मैंने कहा प्रत्येक सामासिक पद में 2 पद होते हैं, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद में आपको क्या दिखेगा, संख्यावाची शब्द दिखेगा। और दूसरा बात ध्यान रखनी है कि इसमें हमें समाहार का प्रयोग अर्थात समूह के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इसलिए जब हम विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के पीछे क्या लगाएंगे, समाहार इति प्रयोग करते हैं। अब बात आती है विग्रह करते समय जो दोनों पद हैं उनमें षष्ठी व्यक्ति का अर्थात षष्ठी व्यक्ति अगर 2 पद हैं, 2 द्विवचन का बोध करा रहे हैं तो द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। और अगर 2 से ऊपर पद बता रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा होगा, बहुवचन का प्रयोग होता है। लेकिन हमें प्रयोग किसका होगा, विग्रह करते समय षष्ठी व्यक्ति का ही प्रयोग होगा। अब कैसे होगा ये उदाहरण देखिए। जैसे आपको एक सामासिक पद ये है आपका पद और इधर हम पढ़ें विग्रह पद। सामासिक पद में हमने लिया जैसे त्रिलोकी, त्रिलोकी हमने उदाहरण लिया। ऐसे हमने लिया एक पंचवटी। पहले इनके तो देखें इनको और उसके बाद में नेक्स्ट आगे बताएंगे। तो देखिए त्रिलोकी जो उदाहरण है आपका, त्रिलोकी का अर्थात इसका हम कह सकते हैं 3 लोगों का समूह। तो जब विग्रह करेंगे तो 3 क्या हो गया, एक बहुवचन हो गया। अब बहुवचन हो गया तो मैंने क्या कहा, दोनों पदों में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो त्रयाणाम क्या बन जाएगा, त्रयाणाम। अब लोक भी संसार तो यहाँ हो जाएगा लोकानाम, लोकानाम। और इसके आगे बन जाएगा समाहारः इति। इस तरीके से इसका हम प्रयोग करेंगे, त्रयाणाम लोकानाम समाहार। इसका अर्थ हो जाएगा 3 लोकों का समूह। तो दोनों पदों में बहुवचन में प्रयोग हो रहे हैं और षष्ठी व्यक्ति का रामाणाम फलानाम। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, दोनों पदों में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करते हुए विग्रह करना है। अब आता है जैसे पंचवटी, तो 5 ये भी बहुवचन में गया। तो यहाँ पर आ जाएगा पंचानाम बटानाम समाहारः इति। अब उदाहरण हमारा सबसे ज़्यादा जो आता है परीक्षा की दृष्टि से, ये मोस्ट उदाहरण है पंचगवम। पंचगवम यहाँ आ जाएगा पंचानाम। अब यहाँ पर गवानाम नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ गौ के जब रूप चलाते हैं तो गवाम बनता है। तो पंचानाम गवाम, यह विशेष ध्यान रखना, गवाम समाहारः इति। अब आगे देखिए जैसे हमने लिखा त्रिलोकी हो गया, पंचवटी, पंचगवम। और देखिए अष्टाध्यायी, तो यहाँ बन जाएगा अष्टानाम अध्यायानाम समाहार इति। ऐसे हम लेते हैं दशानन। अब देखिए दशानन वाले बात करें तो दशाननम, यहाँ कौन सा होगा, दशाननम। अगर दशानन में विसर्ग होगा तो ये बहुरी में चला जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। जैसे पीतांबर, तो पीला है जो अंबर, ये विशेषण विशेष वाला कर्मधारय में था। लेकिन अगर पीतांबरम है तो कर्मधारय का है, और पीतांबरः विसर्ग लगा है तो किसका हो जाएगा, बहुब्री समास का। ऐसे ही बात करते हैं दशाननम। अगर माँ लगा हुआ है, यहाँ पर माँ लगा है तो किसका हो जाएगा, आपका द्विगु समास का। और अगर विसर्ग लगा है तो बहुब्री समास का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा दशानाम आननानाम समाहार इति, समाहारः इति। समाहार इति हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, समाहार इति। ऐसे ही देखिए और उदाहरण हम पढ़ें
तो इसका एक और आपका आता है जैसे नवरत्न। क्या आता है? नवरत्न। नवरत्न। तो यहाँ बन जाएगा नवानाम रत्नानाम समाहार इति। ऐसी और देखें उदाहरण, जैसे नवरात्रि। नवरात्रि हमने पढ़ा, नवरात्रम कर लो इसको, नवरात्रम। तो यहाँ क्या बन जाएगा? नवानाम रात्रिणाम समाहार इति। तो ये थे आपके द्विगु समास के उदाहरण। अगर किसी को कोई समस्या हो तो हमें कमेंट्स में लिख करके भेज सकते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट समास के साथ अगले वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद,